डन, ऑल राइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 2 पर। राइट, तो आई होप यार तुम लोग सब अपना रक्षाबंधन बड़ा अच्छे से बना के आए होंगे, सब बढ़िया से एंजॉय करके आए होंगे। तो जल्दी से मुझे चैट में बताएं प्लीज, जल्दी से मुझे चैट में बताएं भैया कैसी रही आप सबकी राखी। यस, एंड मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही वो भी कंफर्म हो जाएगा उससे। जल्दी 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 प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ जी, यस जनता। तो हम आज स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 2, राइट, जहां पे हम लोगों को चर्चा करनी है बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बहुत सारी नई बातों के बारे में। तो जल्दी बता दें मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? पहले प्लीज ये बता दो मेरी आवाज सही से सब तक पहुंच पा रही है? यस, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जनता, गुड मॉर्निंग। यस भाई, तो लेक्चर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। पॉलिंग पैमाना क्या होता है बेटा जी? पॉलिंग पैमाना होता है वैद्युत ऋणता वाला प्रमाण। याद है मैंने आप लोगों को बताया था, पहले मुलिकन आया, मुलिकन ने बोला कि आयनन एंथैल्पी और जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है उनसे जो मान आ रहा है उसका औसत ले लो, मुलिकन का मान आ जाएगा। जब मुलिकन का मान आ गया उसको 2.8 से डिवाइड कर दो, पॉलिंग का मान आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास बंद ऊर्जा के फॉर्मूले हैं तो आप पॉलिंग का मान डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। हमने एक बड़ा सा फॉर्मूला सीखा था, राइट? ठीक है, ऑल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अरे अरे नहा के आए हैं भाई, अंशुल पाठक बस नहा के आए हैं इसलिए शायद हैंडसम लग रहे हैं, वैसे रोज नहा के आते हैं, पता नहीं तुम रोज क्यों नहीं बोलते हो। ठीक है जी, चलिए बढ़िया है। डाउट सेक्शन नहीं आ रहा है क्या? डाउट सेक्शन नहीं आ रहा है? एक सेकंड रुको, चेक कर लेते हैं, किसी को बोल देते हैं। डाउट सेक्शन नहीं आ रहा है बच्चों को, बोल रहे हैं। यस, हाँ जी, आप लोगों की समस्या का समाधान निकाला जा रहा है, डोंट वरी। यस, हम लोग बातचीत करते हैं बेटा, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं तब तक, ठीक है? तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कॉसल और लुईस के सिद्धांत की। मैंने पिछली क्लास में जब इस चैप्टर का आप लोगों को आइडिया दिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले बातचीत करी थी कॉसल और लुईस ने मिलकर, ठीक है? बहुत बढ़िया, वॉल्यूम तो सही है यार, वॉल्यूम स्लो नहीं है, वॉल्यूम तो बिल्कुल बढ़िया आ रही है। हाँ जी, हमने बोला कि सबसे पहले बातचीत होगी कॉसल और लुईस की कि उन लोगों ने क्या फंडा बताया था स्थायित्व का, ठीक है, बॉन्ड बनाने का। सही है, अगर ये वाली चीज हो गई कॉसल लुईस सिद्धांत की, तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में आयनिक आबंध के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में आयनिक बॉन्ड के बारे में। आज का टारगेट ये 2 चीजें हैं, आज का टारगेट ये 2 चीजें हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अंकिता यादव, मैंने बोला था कि जब आपकी डीपीपीस के सॉल्यूशन होंगे उसमें लोथरमेयर का एक सवाल डाला है, उससे बता देंगे। लोथरमेयर पे सवाल वैसे नहीं आता, इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? क्लियर है? पक्का जी? ओके, सुनिएगा ध्यान से। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कॉसल लुईस सिद्धांत, और उसके बाद में आगे की बातें। और बच्चे क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो जाए आईयूसी का बैकलॉग नहीं होने दूंगा। हाँ भाई, बिल्कुल मत होने देना, क्योंकि अगर इसका बैकलॉग बन गया, सपोज करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने बैकलॉग बना दिया, तो वो कभी दोबारा होगा भी नहीं सही, वो दोबारा कभी होगा भी नहीं सही, क्योंकि आईयूसी फिर बच्चा इंटरेस्ट ही लूज कर देता है। इसीलिए जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ते पढ़ते खत्म कर लो, पढ़ते पढ़ते चीजों को खत्म कर लो, ठीक है बेटा? बहुत सही, आगे बढ़ेंगे। चलो चलो ध्यान से। अद्दू यादव, मैंने क्या बोला, बात को ध्यान से सुन। सवाल इसलिए डाला क्योंकि ताकि तुम कोई भी मटेरियल गो थ्रू करो तो तुम्हें पता हो कि हाँ ये चीज हमें भी बताई गई है, उसका सोल्यूशन जब बताया जा रहा है तो वहां पे अभी आपको ऑलरेडी सोल्यूशन मिले होंगे, आप देखना। अदरवाइज जब मैं बताऊंगा तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए भाई, आगे बातचीत शुरू करते हैं, तो हम लोग आज बातचीत करते हैं कॉसल लुईस सिद्धांत से अपनी क्लास की। ध्यान से सुनते जाइएगा, मजा आएगा।
हमने आपको यह बोला था कि जब दो परमाणु पास पास करीब करीब आते हैं उनमें आकर्षण बल डोमिनेट करता है प्रतिकर्षण बल से, और जब आकर्षण बल डोमिनेट करता है तो आकर्षण बल की वजह से उनमें रासायनिक आबंध बनता है। रासायनिक आबंध बनने का कारण क्या है कि भाई वो दो परमाणु पास पास आ रहे हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ रह के स्थायित्व मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए वहां पे बॉन्ड बन रहा है। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है, बॉन्ड बन पा रहा है, तो हम कह रहे हैं वो स्टेबिलिटी कैसे मिल सकती है। तो दो बंदे आए जिनका नाम था कौशल और लुइस, दो बंदे आए जिनका नाम था कौशल और लुइस। दो बंदे आए जिनका नाम था कौशल और लुइस। इन्होंने ये बोला कि बॉन्ड बनाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। इन्होंने ये बोला कि बॉन्ड बनाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, बात को समझिएगा ध्यान से। हम या तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, हम या तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या फिर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का सहभाजन, कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन, राइट। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। दो तरीके हैं मेरे पास में डील करने के, बॉन्ड बनाने के। कभी भी कैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ध्यान से देख लेना। हमने ये बोला इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अच्छा, चैट ऑफ नहीं हो रही है क्या? कोई बात नहीं, पर तुम लोग प्लीज सिंसियर हो यार, ताकि हम लोग ध्यान से पढ़ पाए। ठीक है, बातों में टाइम वेस्ट करोगे तो मजा नहीं आएगा। तुम लोग एक सिंसियर बैच हो, राइट। कोई नहीं, चैट ऑफ क्यों नहीं हो रही, मैं अभी बात करता हूं, है ना। चैट आज आजाद है, बिल्कुल आजाद है। सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो था इसके बारे में कौशल ने बात करी थी। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की जो फंडा था इसके बारे में कौशल ने बात करी थी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का जो फंडा था इसके बारे में लुइस ने बात करी थी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का जो फंडा था इसके बारे में कौशल ने बात करी थी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का जो फंडा था इसके बारे में लुइस ने बात करी थी। क्या बात थी, कैसी बात थी, बात को समझिएगा। क्या बात थी, कैसी बात थी, बात को समझिएगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले स्थानांतरण और शेयरिंग की बात आई तो लोगों ने ये बोला कि भाई देखो, फंडा क्या है, सिंपल सा, स्थायित्व प्रदान करना। और अणुओं में बॉन्ड बनता है, जब परमाणुओं में बॉन्ड बन के अणु बनता है तो स्थायित्व का मतलब सिंपल होता है अष्टक। स्थायित्व का मतलब सिंपल होता है अष्टक। अष्टक मतलब ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अष्टक का मतलब क्या होता है? संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। बात को समझिए ध्यान से। हमने क्या बोला? अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की बात करते हैं तो बेटा प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है। हम ये बोलते हैं कि सपोज करिए आपके पास एक सोडियम परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, आपके पास एक क्लोरीन परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब अगर मैं आसान भाषा में आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊं तो हम बोलेंगे 2,8,1 ये हो गया सोडियम का विन्यास, 2,8,7 ये हो गया क्लोरीन का विन्यास। प्लीज ध्यान से देखें, 2,8,1 ये हो गया सोडियम का विन्यास, 2,8,7 ये हो गया क्लोरीन का विन्यास। अब मकसद क्या था? अष्टक पूरा करना। मकसद क्या था? अष्टक पूरा करना। मकसद क्या था? स्थायित्व लेना। तो सोडियम कह रहा है
कि मेरे संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोश क्या होता है? आखिरी कोश। तो सोडियम भाई कह रहा है कि यार मेरे संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे स्थायित्व चाहिए तो या तो मैं इस एक इलेक्ट्रॉन की हानि करा लूं, क्योंकि इसके जाते ही संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन दिखने लग जाएंगे, या फिर मैं कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर लूं कि वो मेरे साथ आ जाए और मेरे संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। मेरे संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो क्या करना है? इसके लिए सहूलियत वाली बात रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन की हानि कर देना या 7 इलेक्ट्रॉन का लाभ कर लेना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन का लाभ करने में कितनी ऊर्जा लगेगी, है ना? सोचो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, 7 को ग्रहण करने में ईजी का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा ऋणात्मक। तो एक की हानि करना उसको ज्यादा बढ़िया लगा, और अगर एक की हानि करना उसको ज्यादा बढ़िया लगा तो ये सोडियम क्या करता है? ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन की मैं हानि करने के लिए तैयार हूं और उससे ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, 2,8। और ऐसा करने पर Na+ जो है ये स्थायी भी है। ऐसा करने पर Na+ जो है वो स्थायी भी है, क्योंकि अष्टक तो पूरा है। क्योंकि अष्टक तो क्या है? पूरा है। संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही, राइट। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन को देखते हैं, अगर आपने क्लोरीन भाई से बात करी तो ये कह रहा है यार संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूं और अपने संयोजी कोश में 8 पूरे कर लूं, या फिर मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दूं और फिर संयोजी कोश में 8 रख लूं। तो अब एक बात बताओ, 7 का लॉस करने के लिए कितनी ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, जबकि एक को गेन करने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। तो कहेगा यार थोड़ी सी उत्सर्जित कर लेते हैं, बहुत है, मकसद है कि अष्टक भी तो पूरा हो रहा है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का लाभ कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लाभ करते ही क्लोरीन के संयोजी कोश में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से ऋणायन बनता है। अगर ऋणायन बनता है तो हम बोलेंगे यहां विन्यास हो जाएगा 2,8,8। विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8,8। सही है। अगर यह स्थिति है 2,8,8 की, तो आप देखो ऐसा करने पे क्या हुआ, धनायन बन के सोडियम खुश है और ऋणायन बन के क्लोरीन खुश है। यस, ध्यान से देख रहे हो क्या बेटा? प्लीज सारे क्लास में फोकस करो, जिसको सिलेक्शन निकालना है ना, वो प्लीज यहां पे फोकस करें, अदरवाइज टाइम पास तो फिर कर ही रहे हो और करते ही जाओगे, राइट। हमने क्या बोला? धनायन बन के सोडियम खुश हो गया, ऋणायन बन के क्लोरीन खुश हो गया। तो यानी कि सोडियम चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की हानि कर लूं और क्लोरीन चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का लाभ कर लूं। पर मुझे एक बात बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन की हानि और एक इलेक्ट्रॉन का लाभ क्या ऐसे मजे में हो जाएगा क्या? मैं बैठे बैठे कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन का लाभ, एक इलेक्ट्रॉन का लाभ, एक इलेक्ट्रॉन का लाभ, तो ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन कहीं से आगे मेरे में घुस जाएगा। नहीं, आपको किसी से इलेक्ट्रॉन की हानि करवानी है तो बगल में कोई ऐसा रखना पड़ेगा जो उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ले जाए। आपको कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉन का लाभ करवाना है तो आपको बगल में कोई ऐसा रखना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन दे जाए। मतलब ऐसी चीजें साथ साथ रख के करी जाती हैं, अपनी मर्जी से नहीं करी जाती। तो कहीं इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, कहीं इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, ये दोनों चीजें पैरेलल में चलती हैं, एक साथ चलती हैं। ऐसे नहीं होता कि मजे में कोई हवा से एक इलेक्ट्रॉन निकल के हवा में चला गया और यहां हवा में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसा करने के लिए दिमाग लगाया गया कि क्यों ना Na+ और Cl-, मतलब एक जगह पे सोडियम परमाणु लाया गया और एक क्लोरीन परमाणु लाया गया, इनको बगल बगल में रखा गया, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान दिया। ऐसा करने पे सोडियम पे धनायन बन गया, क्लोरीन पे ऋणायन बन गया। और ये करने पर देखो विपरीत आवेश बन गए, और आपको अच्छे से पता है विपरीत आवेशों में क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इसकी वजह से जो आबंध बनता है, ऐसा करने पे जो आबंध बनता है, इसे कहते हैं
आयनिक बॉन्ड। ऐसा करने पे जो आबंध बनता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो कौशल ने जो फंडा बोला इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करने का, इसकी वजह से जो आकर्षण आया और जो आयन आपस में बंध गए, इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जल्दी इसको छापो और मुझे चैट में बताओ समझ आया कि नहीं आया। हम पानी पी लेते हैं और आपकी चैट बंद करवाने का जुगाड़ भी कर लेते हैं। यस, हाँ जी, हाँ भाई, जल्दी बताएं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण समझ में आया क्या? यस, सब सही है यहां तक? बढ़िया, ओके। तो भाई साहब यहां तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, कौशल का सिद्धांत समझ आ गया और उससे आयनिक बॉन्ड बन गया। हम चलते हैं एक और तरीके के फंडे पे, और एक और तरीके का फंडा क्या था? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जो लुईस बाबा ने समझाया था। पहले मैं दोनों समझा देता हूं, फिर मैं आयनिक बॉन्ड पे डिटेल में चर्चा करूंगा आज। ठीक है, दोनों समझा देता हूं, फिर आयनिक बॉन्ड पे डिटेल में चर्चा करूंगा। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड फंडा है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का। आवर्त सारणी को मैं सबसे ऊपर रखता हूं ताकि कभी भी काम पड़ जाए तो आपके पास नोट्स में अवेलेबल हो। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का फंडा देखना चाह रहा हूं, मतलब मैं यह देखना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा केस कभी बनता है जहां इलेक्ट्रॉन का सहभाजन हो? क्या ऐसा केस कभी बनता है जहां इलेक्ट्रॉन का सहभाजन हो, शेयरिंग हो? यह कैसे हो सकती है? तो बेटा जी देखो, स्थायित्व पाने के दो तरीके, या तो अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दान कर दो, खुद बन जाओ धनायन, और जिसको दान करा उसे बना दो ऋणायन। और दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो। क्या तरीका है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो। इस तरीके से शेयरिंग करो कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन दो परमाणु में बंट जाएं और दोनों अपना अपना अष्टक पूरा कर लें, जैसे कि CCl4, जैसे कि CCl4। ठीक है, क्या किया CCl4 ने? ध्यान से समझना, यहां पे हमने रखा कार्बन, यहां हमने रखा एक क्लोरीन, यहां हमने रखा एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन रखा और इधर भी एक क्लोरीन रखा। अब आपको क्या करना है? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं इस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं? बेटा कम से कम 5 से 6, कम से कम 5 से 6, और तो और पी ब्लॉक के सवाल भी इसी से मिक्स होके आते हैं। तो कुल मिला के 7-8 सवाल तुम्हें फॉर श्योर दिख जाएंगे। और आगे ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें इस चैप्टर से मिक्स होके सवाल ना आए। इनऑर्गेनिक के अंदर चाहे डी ब्लॉक का ले लो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। CCl4 इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे बनता है? तो बेटा जी अगर आप यहां पे कार्बन की बात करें थोड़ा ढंग से, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो 2,4 होता है विन्यास। और अगर मैंने क्लोरीन की बात करी, परमाणु क्रमांक है 17, सो 2,8,7। प्लीज देखिए ध्यान से, कार्बन परमाणु क्रमांक है 6, विन्यास है 2,4। क्लोरीन परमाणु क्रमांक है 17, विन्यास है 2,8,7। अगर ऐसा है तो आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को एक एक करके यहां पे बताया। 1, 2, 3, 4। कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करी, क्लोरीन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर क्लोरीन के संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही यहां देखें 1 2
3 4 5 6 7, ऐसे यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हर क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ध्यान से सुने, कार्बन को हां जी हर शिफ्ट में 6 से 7 सवाल। यस मोहम्मद इस्तफाक, यस 20-25 मार्क्स का चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला CCl4 की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसे अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। ऐसी क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। ठीक है, कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 की जरूरत और है, क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो भाई साहब ये 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमने बोला कि कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन खुद पे हैं, इसे 4 की जरूरत और है सो दैट अष्टक पूरा हो पाए। तो हमने बोला 4 तो इस पे खुद पे है, 4 आपके चारों क्लोरीन पे है, तो इसने क्लोरीन से एक शेयर कर लिया। इससे क्या होगा, कार्बन ने बोला कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, 4 मैंने क्लोरीन से भी शेयर कर लिए, तो क्लोरीन वाले ने चारों क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दिया। तो अब कार्बन कह रहा है मेरे संयोजी कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन कह रहा है मेरे संयोजी कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया, पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बातों बातों में क्लोरीन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चला और बातों बातों में क्लोरीन भी सेटिस्फाई हो गया। कैसे, सुनना ध्यान से। क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन खुद पे थे, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और थी, तो भाई उसने हर कार्बन से जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक बार संयुग्मन हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों के संयोजी कोश में काउंट होगा। तो अब हर क्लोरीन ने 1 कार्बन से शेयर कर लिया, तो खुद पे 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए, और कार्बन पे खुद पे 4 थे, 4 और मतलब शेयर हो गए सबसे 1 मिला के, तो कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से अच्छा काम यह हुआ कि अष्टक पूरा हुआ। अगर अष्टक पूरा हो गया तो जो बॉन्ड बना उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध। कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी आबंध। समझ में आई क्या बात? क्लियर है ना? पक्का? बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये चीज क्लियर है? पक्का जी? बहुत सही। ठीक, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। और एग्जाम्पल देख लो इसका। कई बार बच्चों को इस शेयरिंग का फंडा उतना आसानी से समझ नहीं आता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा इजी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है O2। अगर मैंने O2 की बात करी, ऑल्दो शेयरिंग वाली बात तुम बचपन में पढ़ते हो 10वीं क्लास में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड, अगर 4 की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड, अगर 6 की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखना, अगर आपको O2 बनाना है तो आपने 2 ऑक्सीजन परमाणु आमने सामने रखे, 2 ऑक्सीजन रख दिए आमने सामने, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, तो विन्यास होगा 2,6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6। अगर 2,6 होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में। सो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इस ऑक्सीजन में भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। सही है? 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन, बगल वाली ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हर ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। समझ रहे हो बात? अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है? 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है तो भाई इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस ऑक्सीजन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
राइट? इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, अब ये क्या करेगा, जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सामने वाले में ढूंढेगा, और इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ये अपने सामने वाले में ढूंढेगा। तो बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और जो इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयरिंग हो जाएंगी। इससे क्या होगा, 6 तो इस पे खुद थे, 2 सामने वाले से शेयर कर लिए, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह 6 इस पे खुद थे, 2 सामने वाले से शेयर कर लिए, इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दोनों ही ऑक्सीजन ने शेयरिंग करके एक दूसरे का अष्टक पूरा कर दिया। दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं ने शेयरिंग करके एक दूसरे का अष्टक पूरा कर दिया, और ये क्या हो गए, स्थायी हो गए। ये क्या हो गए भाई, स्थायी हो गए, साझेदारी कर ली। बताओ भाई, तो हमने बोला स्थायित्व तो इससे भी आ गया, अष्टक तो दोनों का पूरा हो गया। तो स्थायित्व करने के, स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्थायित्व गेन करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, 2 तरीके कौशल और लुईस ने बताए थे, और इसी पे ये पूरा चैप्टर डिजाइन हो गया। इसी पे ये पूरा चैप्टर डिजाइन हो गया। कैसे डिजाइन हुआ ध्यान से समझिएगा, हम एक एक करके सीखेंगे। अभी कोवेलेंट बॉन्ड ये हमने समझा दिया, पिछली वाली स्लाइड में हमने आपको आयनिक बॉन्ड समझा दिया था। अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं दोनों बॉन्ड्स, और मैं आपको ये बताऊं 70% तो मुझे कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है, 30% के आसपास आयनिक आबंध मेरे कोर्स में है। तो पहले हम छोटे वाला पार्ट निपटा देते हैं। तो हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे आयनिक बॉन्ड की बात। जिसको यहां तक कोई डाउट है, कुछ लिखना है, कुछ छापना है, प्लीज बताओ। बेटा इलेक्ट्रॉन देते इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक बात को समझो, इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम धातु या अधातु कर सकता है। धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, अधातु का काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो Na धातु है, Cl अधातु है। पर यहां तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो, कार्बन क्लोरीन हो, ये सभी अधातु हैं। अगर सभी अधातु हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन ही करना चाहेंगे, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा पूरे तरीके से। तो ये कहते हैं हमसे शेयर कर लो, पर हमसे पूरा का पूरा मत लो। सही है ना, हम पूरा देंगे ना हम पूरा लेंगे, बट हम शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग में विश्वास रखते हैं। सही है जी, पक्का, बहुत सही। आगे शुरू करें क्या बातचीत, आइए आगे बातचीत शुरू करते हैं। आइए आगे बातचीत शुरू करते हैं। अगला केस देखिएगा। अब हम डिटेल में शुरू करने जा रहे हैं कौशल बाबा का सिद्धांत। हम डिटेल में शुरू करने जा रहे हैं कौशल बाबा का सिद्धांत, आयनिक बॉन्ड। इंटरेस्टिंग है, छोटा है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, प्लीज देखें। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध। आयनिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातचीत दोबारा करूंगा और बहुत सारी बातें बताऊंगा, बट जब वो समझाऊंगा तब। ठीक है, अभी के लिए तो मुझे सिर्फ एक आइडिया देना था कि शेयरिंग क्या होती है और ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, मैंने ट्रांसफर समझा दिया, शेयरिंग समझा दी। अब मैं फिर से आयनिक बॉन्ड पे प्रॉपर आ गया। क्या होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आपको सिखाया हुआ है, आयनिक बॉन्ड आपको सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है आपको, यह सिखाया हुआ है ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं। ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं, है ना। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, वो क्या कहलाते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, आयनिक बंध कहलाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं भाई, बहुत सही। अगर ये आयनिक बंध कहलाते हैं तो अगले पॉइंट पे आइएगा ध्यान से। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सामान्यतः, जनरली, ज्यादातर यह बॉन्ड धातु एवं अधातुओं में देखा जाता है। ज्यादातर यह बॉन्ड धातु एवं अधातुओं के बीच देखा जाता है।
ठीक है, ये बॉन्ड कहां देखा जाता है? धातु और अधातु में, क्योंकि धातु का काम है इलेक्ट्रॉन की हानि करना, अधातु का काम है इलेक्ट्रॉन का लाभ करना, तो वो दोनों मिलकर आयनिका बंध बना लेते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण रख लेते हैं। ठीक है जी, परंतु एक अपवाद है, जैसे एग्जाम्पल हो गया NaCl, अभी मैं और एग्जाम्पल भी बताता हूं, MgCl2 का बताता हूं, AlCl3 का बताता हूं, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है। पर एक स्पेशल एग्जाम्पल है जिसमें धातु और अधातु का कॉम्बिनेशन नहीं है, उसके बावजूद वहां आयनिका बंध है, जैसे कि एक स्पेशल एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम आयन से रिलेटेड जो भी बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अमोनियम नाइट्रेट बन गया, अमोनियम आयन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी क्या होती है आपकी? आयनिका बंध बनाती हैं। उनमें कोवेलेंट भी होता है और आयनिक भी होता है। आप ध्यान से देखो, यहां क्या होता है ना, यहां पे एक अमोनियम आयन होता है NH4+ और Cl-, NH4+ और Cl-। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, NH4+ और Cl-। तो हमने बोला अमोनियम आयन ये कोई धातु थोड़ी है, अमोनियम आयन ये कोई धातु थोड़ी है, नहीं है, बट स्टिल देखो, ये धनायन ये ऋणायन, इनके बीच में बना आयनिका बंध। सही है। इसी तरीके से यहां देखिएगा, हमने बोला NH4+ और ये बना OH-। तो ये धनायन ये ऋणायन, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड। सही है, क्लियर है। तो हमने बोला कि सिर्फ अमोनियम आयन वाले जो यौगिक हैं वो भी आयनिका बंध बनाते हैं, उसके अलावा कोई धातु और अधातु का केस कॉम्बिनेशन ही आयनिका बंध बनाता है। सही है, ये बात समझ में आई? ठीक। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, क्या है तीसरा पॉइंट? हमने ये बोला कि आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन ऐसा होता है H2, ऑक्सीजन हमने अभी अभी देखा है ऐसा होता है, नाइट्रोजन आपने अभी अभी देखा है, मतलब देखा हुआ है पहले से, ऐसा होता है, CO2 आप लोगों ने देखा होगा ऐसा होता है, ये देखा हुआ है ना? ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने? आप लोगों ने ये चीज देखी हुई है कि सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये भी है डबल बॉन्ड। हमने ये चीजें देखी हुई हैं। अगर हमने ये चीजें देखी हुई हैं तो बेटा जी ये क्या है? प्रॉपर बंध लंबाइयां हैं बीच में। ये क्या है? प्रॉपर बॉन्ड लेंथ है बीच में, तो ये बन सकती हैं। परंतु जब हम आयनिका बंध की बात करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई बंध लंबाई नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध लंबाई आती है सिंगल डबल ट्रिपल में। आयनिका बंध में बंध लंबाई नहीं होती, आयनिका बंध में बंध लंबाई नहीं होती। तो हम बोलते हैं यह आबंध एक प्योर स्थिर वैद्युत आकर्षण से बनने वाला आबंध है। यह आबंध एक प्योर स्थिर वैद्युत आकर्षण से बनने वाला आबंध है। यह आबंध एक प्योर स्थिर वैद्युत आकर्षण से बनने वाला आबंध है। इसमें कोई बंध लंबाई नहीं होती, इसमें कोई संरचना या बंध लंबाई नहीं होती। जैसे तुम देख रहे हो CCl4 मैंने बनाया ऐसे कि ये कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन, O2 मैंने बनाया ऐसे, तो एक शेप है, परंतु यहां पे कोई भी शेप नहीं होती, कोई भी संरचना नहीं होती, कोई भी बंध लंबाई नहीं होती। यस, ठीक है, क्लियर है? ओके जी। अगर ये सारी बात समझ में आती है तो आइए मैं आपको अगला एग्जाम्पल बताता हूं आयनिका बंध का डिटेल में। MgCl2 कैसे बनता है इसको समझने की कोशिश करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र देख के, है ना?
कोई दिशा नहीं होती ना अनुज बेटा, कोई दिशा नहीं होती, गैर दिशात्मक है, क्योंकि कोई संरचना ही नहीं है, संरचना नहीं है, बंद लंबाई नहीं है, तो दिशा कैसी। मेरा इन बातों से यही कहने का मतलब था कि ये गैर दिशात्मक है, मैं यही कहना चाह रहा था कि आयनिक आबंध जो है वो गैर दिशात्मक है ना। ठीक है, मेरी बात समझना। MgCl2 का एग्जाम्पल, बेटा क्लास तो रोज होती है अर्जुन, क्यों नहीं होगी कल। अगर मैंने MgCl2 की बात करी तो आपको इस सूत्र देख के इतनी सी बात समझ में जरूर आ रही होगी कि एक मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन बंधित है। आपको यह बात जरूर समझ में आ रही होगी कि एक मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन आबंधित है। ये गलती से लिखा हुआ होगा, एक मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन आबंधित है। अगर एक मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन आबंधित हैं, यानी कि मैग्नीशियम का +2, यहां पे 2 आयन बन रहे होंगे, Mg पे +2 और Cl पे -। 10वीं में हमने पढ़ा है क्रिस क्रॉस करके ये फॉर्मूला बन जाता है। पर Mg का +2 ही क्यों बना, कैसे बना, समझना बात को ध्यान से। हमने बोला आइए एक एक करके इन चीजों को समझें। पहले हमने बात करी मैग्नीशियम की, जिसका परमाणु क्रमांक है 12। पहले हमने बात करी मैग्नीशियम की जिसका परमाणु क्रमांक है 12। अगर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो बेटा जी ये कैसे लिखा गया, ये लिखा गया कुछ इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2। प्लीज ध्यान से देखें, ऐसा होता है क्या। या अगर आपको ये नहीं लिखना, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप नॉर्मल तरीके से लिख दो ना 2,8,2। मैग्नीशियम यही तो होता है। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, अगर मैं इसी तरह क्लोरीन की बात करता हूं तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन की बात करता हूं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये क्या हो जाएगा 2,8,7। 2,8,7। तो अब ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का विन्यास है ये और क्लोरीन का विन्यास है ये। स्थायी करने के लिए मैग्नीशियम क्या कह रहा है, यार मेरे संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास 2 तरीके, या तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं या मैं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लूं। मैग्नीशियम कह रहा है कि मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन का लाभ कर लूं कहीं से, या मैं 2 इलेक्ट्रॉन की हानि कर लूं। क्या बेहतर रहेगा, जो कम रहेगा। तो हमने बोला मैग्नीशियम कहता है कि ठीक है भाई, मैं ना इन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के लिए तैयार हूं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के लिए तैयार हूं तो मैग्नीशियम कह रहा है 2 की कमी होगी तो Mg+2 बनेगा, 2 की कमी होगी तो Mg+2 बनेगा। परंतु इससे फायदा ये होगा कि विन्यास हो जाएगा 2,8। अरे देखो भाई, देखो भाई, इससे क्या होगा 2,8 हो जाएगा, सही है। जबकि अगर मैंने क्लोरीन की बात करी तो क्लोरीन कह रहा है कि मेरे संयोजी कोश में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहां कितने हैं फॉर्मूले में, आपको Cl- दिख रहा है। क्लोरीन कह रहा है मेरे संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैंने एक गेन कर लिया तो मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा Cl- में, और विन्यास हो जाएगा 2,8,8। क्योंकि यहां पे 2 Cl है तो हमने एक और Cl लिखा है। यहां पे एक मैग्नीशियम दिखाई दे रही है, 2 क्लोरीन दिखाई दे रही है, तो एक मैग्नीशियम और 2 Cl है, तो इस दूसरे वाले Cl के लिए भी 2,8,7। ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर ले तो ये भी स्थायी हो जाएगी, Cl- में कन्वर्ट हो जाएगी 2,8,8 में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी 2,8,8 में, राइट। बात को प्लीज, एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मैग्नीशियम स्थायी हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की हानि करके। ये मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन नॉन मेटल है ऑब्वियसली फ्रेंड्स, मैग्नीशियम जो है वो स्थायी हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की हानि करके, जबकि ये जो 2 क्लोरीन है ये स्थायी हो रहे हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करके। तो आप समझो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन इनके पास कहां से आए होंगे। मैग्नीशियम कह रहा है जो 2 इलेक्ट्रॉन की मैंने हानि करी है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दे दिया। मैग्नीशियम कह रहा है कि जो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन की हानि करी है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया। तो जब दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कन्वर्ट हो गए Cl- में और मेरे पास हो गया
Mg+2। इस तरीके से ये आपस में क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं कि Mg+2 के साथ Cl- बढ़िया चलेगा। परंतु बात है यहां कितने Cl- होंगे, 2 Cl-। कैसे होंगे, 2 Cl-। राइट, कितने Cl- होंगे, 2 Cl-। तो ये दिखने में कैसा होगा दोस्त, ये दिखने में होगा ऐसा, Mg+2 Cl-, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि +2 से -2 अट्रैक्ट हो गए, है ना। इसके +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन की हानि, एक इधर के Cl- है, इधर के Cl- में। ये कोई संरचना सही नहीं है, सिर्फ समझाने का तरीका है, सिर्फ समझाने का तरीका है। ये कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है, केवल एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है। देखिए ध्यान से प्लीज, देखिए ध्यान से प्लीज। भाई परमाणुओं से खुद बात करो, बात करोगे तुम्हें चीजें समझ आने लग जाएंगी। बात करोगे ना तो तुम्हें खुद चीजें समझ में आने लग जाएंगी। हाँ भाई, हाँ जी, चलेंगे आगे, आगे चले। चलो, अगर ये समझ में आया तो अब आप लोगों के लिए सवाल, ठीक है, आप लोगों के लिए सवाल क्या है, सवाल ध्यान से देखो। आप लोगों को AlCl3 पे चेक करो आयनिका बंध कैसे बनेगा। AlCl3 पर आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। यस, Mg इलेक्ट्रॉन देता है तो -2 नहीं है दीपांशु बेटा, +2 है। कैसी बात कर रहा है, कहां है -2, +2 है ना दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन की हानि है। अब आपको यह बताना है, अब आपको यह बताना है AlCl3 में आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। ट्राई करो फटाफट अपनी अपनी कॉपी में, ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में। यस बेटा शिवम, आपके पास मॉड्यूल में और PYQs होंगे, उन्हें प्रैक्टिस करो, और भी अभ्यास में और भी एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन होंगे, उन्हें प्रैक्टिस करो। कैसे होगा, AlCl3 में आयनिका बंध होगा, ये कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, प्लीज बताइए। हाँ भाई, एक Al+3 होगा और जो +3 है उनसे 3 Cl- आकर्षित होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम जो 3 इलेक्ट्रॉन की हानि करेगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन को देता जाएगा ताकि Cl-, Cl-, Cl- बन जाए। सही बात है, यही होने वाला है। अगर यही होने वाला है तो हम कैसे बोलेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। हम कहेंगे एल्यूमिनियम जो है परमाणु क्रमांक है 13, 2,8,3। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,3, है ना। और जो क्लोरीन है भले ही 3 है परंतु तीनों में काम तो वही है, 2,8,7, ये भी 2,8,7 और ये भी 2,8,7। अब तुम देखो एल्यूमिनियम के संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर दे, हानि कर दे। मैंने बोला जो कम होता है वही होता है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाएगी तो एल्यूमिनियम के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो स्थायित्व आ जाएगा। तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम है 2,8,3,
यदि इसने 3 इलेक्ट्रॉन की हानि करी, यदि इसने 3 इलेक्ट्रॉन की हानि करी तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहां पे बन जाएगा एल्यूमिनियम +3 और संयोजी कोश में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। एल्यूमिनियम +3 बन जाएगा, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब क्लोरीन है 2,8,7, हमने बोला इसे 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करवा दें। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करवा दें तो Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा 2,8, है ना, 8। इसी तरह यहां पे इस क्लोरीन पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करवा दें तो ये भी बन जाएगा Cl- 2,8,8, और इसी तरह अगर इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करवा दे तो ये भी बन जाएगा 2,8,8। सही है जी। अब होगा क्या, जो तीन इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने लॉस करे हैं वो तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके उसने तीनों क्लोरीन को गेन करवा दिए, और अगर उसने एक एक करके तीनों क्लोरीन को गेन करवा दिए तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 के साथ 3 Cl- आयन आके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इनके बीच में जो आबंध बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। इनके बीच में जो आबंध बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। बात को समझो, बात को देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। बात को समझो, बात को ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है, हार्ड कुछ नहीं है राज अभिषेक, बस कंटेंट बहुत सारा है, चीजें सारी आसान है। और फिर जब जादू सर पढ़ा रहे हैं तो जादू सर का जादू तो चलेगा ही, चीजें आसान अपने आप बनती जाएंगी। राइट, क्लियर है, पक्का जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बढ़िया है। ठीक, अगर ये चीज समझ में आई, दोनों पे 4-4 होगा तो बेटा उस स्थिति के अंदर आयनिक बॉन्ड जब बनेगा जब धातु अधातु है, और सहसंयोजी आबंध जब बनेगा जब दोनों अधातु है। सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़िया, ओके, आगे बढ़ें क्या। ठीक है यार, मैंने ना आयनिक आबंध बना के दिखा दिए, मैंने आयनिक आबंध बनाने सिखा दिए, तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल भी बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो मेरा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि आयनिक आबंध कहां बनता है। आयनिक आबंध बनता है धनायन और ऋणायन में। आयनिक आबंध बनता है धनायन और ऋणायन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण से। तो अगर धनायन ऋणायन में स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है तो धनायन कैसे बनेगा, धनायन कैसे बनता है, हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, हमने पिछले चैप्टर में सीखा है कि धनायन बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी। धनायन बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी। और इसी तरह ऋणायन बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो उत्सर्जित होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। राइट, तो हमने बोला कि आयनिक आबंध बनाने के लिए, कोई भी आयनिक आबंध अगर आपको बनाना है तो आपको धनायन और ऋणायन बनाने पड़ेंगे। कोई भी आयनिक आबंध अगर आपको बनाना है तो आपको धनायन और ऋणायन बनाने पड़ेंगे, और धनायन और ऋणायन बनाने के लिए आपको उनकी करस्पॉन्डिंग ऊर्जाएं भी देखनी पड़ेगी। धनायन और ऋणायन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और ये कराने के लिए उनकी ऊर्जा भी सोचनी पड़ेगी। तो धनायन बनाने के लिए क्या होता है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन की हानि करवाओगे और धनायन बनाओगे तो इस दौरान जो ऊर्जा अवशोषित होगी उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी। उसे क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। और इसी तरह किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो M- बनता है, और M- जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका ऋणायन। और इस दौरान जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे कहते हैं या तो Ege या हमने बोला इलेक्ट्रॉन बंधुता। मैं विद साइन बात नहीं कर रहा, विदाउट साइन बात कर रहा हूं, ठीक है, विदाउट साइन बात कर रहा हूं।
देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आती है, ये चीज समझ में आती है। डाउट स्लाइड नहीं आ रही है, एक बार रुको यार, कोई तो प्रॉब्लम है। मुझे जल्दी से बताओ कितने बच्चों की डाउट स्लाइड नहीं आ रही है, वो थम्स अप कर देना, ठीक है। जिनकी आ रही है वो थम्स डाउन कर देना। तो थम्स अप से मैं समझ जाऊंगा कि इतने बच्चों को प्रॉब्लम है, ठीक है। यस, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यस, हाँ जी सर, डाउट स्लाइड नहीं आ रही है बच्चों की। कर रहे हैं भाई, इस चीज को सही कर रहे हैं। तुम लोग थोड़ा सा समय दो बस। कर रहे हैं, इस चीज को ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपना सेशन रिफ्रेश करके देखें तब तक प्लीज। यस, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार अपनी साइड से सेशन रिफ्रेश करके देखें। हमारी साइड से आ रही है डाउट स्लाइड्स, हमने चेक कर लिया है, राइट। चैट वाला भी देखना। यस, ये चीज हाँ जी, जिनकी भी नहीं आ रही है कोई बात नहीं, एक बार आप रिफ्रेश करके देखो, चीजें बेटर हो रही है। यहां से भी बोल दिया है सर, एसी भी चेक करना, बहुत गर्म हो रहा है कमरा, है ना। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई। आओ एक बार वापस से टॉपिक पे आते हैं, है ना, वापस से टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि आयनिक आबंध बनता है धनायन और ऋणायन के बीच में। धनायन बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ऋणायन बनाने में जो ऊर्जा लगती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अच्छा धनायन बनाना है तो अच्छा धनायन कौन होगा? जो थोड़ी सी ऊर्जा से फटाक से बन जाएगा या बहुत ज्यादा देर तक ऊर्जा देने पे बनेगा? बताओ बताओ यार, समझाना जरा। अच्छा धनायन कौन होगा? विलगित का मतलब होता है भाई अकेला, उदासीन, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अच्छा धनायन कब बनेगा? जब थोड़ी सी ऊर्जा देने में इलेक्ट्रॉन की हानि कर देगा या बहुत देर तक ऊर्जा लगाने पे इलेक्ट्रॉन की हानि करेगा। प्लीज समझाएं मुझे ये चीज, प्लीज समझाएं मुझे ये चीज। हाँ भाई, जल्दी बताएंगे क्या? अच्छा धनायन कब बनेगा? जब कम एनर्जी देने पे फटाक से इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात बोलूं, अच्छा ऋणायन कब बनेगा? अच्छा ऋणायन कब बनेगा? जब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी या कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी? अच्छा ऋणायन कब बनेगा? जब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी या कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी? क्या बोलेंगे इस बात पे आप? अच्छा ऋणायन कब बनेगा? जब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी या कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी? बेटा जब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, क्योंकि तुम सोचो जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी माइनस के आगे वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी, है ना। माइनस के आगे वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी। समझ रहे हो आप बात? बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि एक अच्छा आयनिक आबंध बनाने के लिए, एक अच्छा आयनिक आबंध बनाने के लिए एक अच्छा आयनिक आबंध बनाने के लिए क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती है? एक अच्छा आयनिक आबंध बनाने के लिए क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी होगी? हम बोलेंगे लो आईई, हाई ईजीई, है ना, और ईजीई मतलब विदाउट साइन, है ना। आयनन एंथैल्पी न्यून होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी उच्च होनी चाहिए।
आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। सही है। एक अच्छा आयनिक आबंध बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए। आयनन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, ईजीई का मान हाई होना चाहिए। ये देखो ध्यान से, बात समझ में आई क्या? लो आईई हाई ईजीई, लो आईई हाई ईजीई। ठीक है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए, तब जाके एक बढ़िया अच्छा आयनिक आबंध बनता है, तब जाके एक बढ़िया अच्छा आयनिक आबंध बनता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि अच्छा आयनिक बंध बनाने की क्या कंडीशन है। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, आपको डीपीपी में भी मिलेगा ये सवाल। सही है। चलो ये बात तो मैंने आपको समझा दी कि हाई ईजी क्यों। बेटा हाई ईजी का मतलब जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो एक में हो रही है -325, एक में हो रही है -525। तो आप क्या बोलोगे? -525 वाली जो वैल्यू है उसमें मान क्या है? 525, वो ज्यादा है ना, वो अच्छा एनायन बना है ना। सही है। ठीक है, बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो भाई सारी बातें हो गई। आयनिक आबंध क्या होता है, आयनिक आबंध कैसे बनता है, आयनिक आबंध के लिए ऊर्जा के क्या पैरामीटर है वो भी समझ लिया। अब हम ये देखें कि भाई आपने एक बात बोली सर कि आयनिक यौगिक की कोई संरचना तो होती नहीं है, गैर दिशात्मक होते हैं, तो फिर ये दिखने में कैसे होते हैं? जब ये गैर दिशात्मक हैं, इनकी कोई संरचना ही नहीं है, तो फिर ये दिखने में कैसे हैं? तो आयनिक आबंध जो है, आयनिक यौगिक जो है, वो जालक की तरह रहते हैं। आयनिक यौगिक जो है हमारे, हम बोलेंगे आयनिक यौगिक जालक की फॉर्म में रहते हैं। आयनिक यौगिक जालक की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। कैसे रहते हैं? जालक की फॉर्म में रहते हैं। जालक का क्या मतलब होता है? लैटिस। जालक का क्या मतलब होता है? लैटिस। आयनिक यौगिक जो है वो कैसी फॉर्म में रहते हैं? जालक की फॉर्म में रहते हैं। जालक का मतलब लैटिस। क्या होता है जालक? बात को समझिएगा। क्या होता है जालक? बात को समझिएगा। हम बोलेंगे जालक का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। जालक का मतलब होता है धनायनों और ऋणायनों का 3D अरेंजमेंट। धनायनों और ऋणायनों का 3D अरेंजमेंट क्या कहलाता है? जालक कहलाता है। ठीक है। हम बोलते हैं धनायन एवं ऋणायनों की, धनायनों एवं ऋणायनों की हम बोलेंगे धनायनों एवं ऋणायनों की 3D संरचना। धनायनों एवं ऋणायनों की 3D संरचना, जब उनको 3D अरेंजमेंट में हम सेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? धनायन। उसे हम क्या कहते हैं? चैट कहां चली गई? रिफ्रेश करना एक बार। एडमिन वाली चला दो एक बार अगर आ रही है तो धनायनों ऋणायनों का जो 3D अरेंजमेंट है, जो 3D संरचना है, वो क्या कहलाती है आपकी? वो क्या कहलाती है? आपका जालक कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है भाई? जालक कहलाता है। समझ में आ रही है बात? अगर ये जालक कहलाता है तो ध्यान से, नहीं सर नहीं चल रही चैट, इस पे भी नहीं चल रही। अब चलिए। यस, सुनो बस थोड़ा सा पार्ट यार, फटाफट आज की क्लास पैकअप करेंगे, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। फटाफट सुनो, बस एक जालक समझो फिर क्लास को पैकअप करते हैं। सुनना ध्यान से, क्या होता है जालक? हमने बोला धनायनों और ऋणायनों की जो 3D संरचना है,
धनायनों और ऋणायनों की एक 3D संरचना है, उसे जालक कहते हैं। कैसा जालक होता है? यह होता है एक घनीय जालक। यह होता है एक घनीय जालक। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबिक लैटिस। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबिक लैटिस। ध्यान से समझो कैसे, ध्यान से समझो कैसा होता है। हमने बोला यस, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक घन है ना? ये हमारे पास एक घन है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये हमारे पास एक घन है। हमने क्या बोला इसके अंदर? हम बोलेंगे हर कॉर्नर पे यस, हमने क्या बोला? हमने बोला कि यहां पे हर कॉर्नर में, इसका मैं तुम्हें 3D फोटो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहां पे हर कॉर्नर पे तो हमने लगाया Cl-, और इसी के साथ साथ हर फलक के केंद्र पे भी लगाया Cl-। हर फलक के केंद्र पे भी लगाया Cl-। ध्यान से बात को समझें। एक पीछे वाले फलक के केंद्र पे, एक आगे वाले फलक के केंद्र पे। तो इस तरीके से हमने हर फलक के केंद्र पे और हर कॉर्नर पे Cl- लगाया। और Na+ कहां होता है बेटा? Na+ कहां होता है बेटा? हर ध्यान से देखो, Na+ कहां होता है? प्लीज ध्यान से देखें। हर एज के सेंटर पे, हर एज के सेंटर पे। ठीक है, हाँ जी। स्क्रीन पे 3D का ऑप्शन है, वो अभी नहीं चल रहा है, मैं अगली क्लास में आपको ढंग से दिखाऊंगा। ये होता है जालक। तो आपके आयन इस तरीके से घनीय जालक के अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनकी कोई संरचना नहीं होती, इसी तरह रहते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं जालक। और इसे बनाने में, इस जालक का निर्माण करने में जो ऊर्जा लगती है, ठीक है, उस ऊर्जा को कहते हैं जालक ऊर्जा या फिर जालक एंथैल्पी। ठीक है, इस 3D जालक को बनाने में जो ऊर्जा लगती है, जो एंथैल्पी लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? जालक एंथैल्पी कहते हैं या फिर जालक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई? पक्का जी? ठीक है। हाँ, राज अभिषेक ठोस अवस्था वाले चैप्टर में आता था, बट अब वो चैप्टर आपके कोर्स से हट चुका है, तो हमें यहां पे जालक समझना है। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो जालक है ये ऐसा होता है, और कभी भी 1 मोल जालक का निर्माण करने में जितनी ऊर्जा लगती है, उत्सर्जित होती है, वो जालक एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? जालक एंथैल्पी कहलाती है। कहने का मतलब ये कि Na+ है, Cl- है, इससे बन रहा है NaCl। Na+ है गैसीय आयन, Cl- है गैसीय आयन, NaCl ठोस बन रहा है। तो हमने बोला 1 मोल ठोस जालक बनाने में जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, 1 मोल ठोस जालक बनाने में जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं या जालक एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जालक एंथैल्पी। अब आपको एक बात समझ में आनी पड़ेगी कि जब भी नई चीजें मिलती हैं, आकर्षण होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब कोई चीज टूटती है ना, विघटन होता है, तो उस टाइम पे ऊर्जा अवशोषित होती है। तो यहां क्या हो रहा है? प्लस और माइनस में आकर्षण ही तो हो रहा है। आकर्षण हो रहा है तो NaCl बन रहा है। उस एंथैल्पी को कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, जालक ऊर्जा। सही है, बढ़िया, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब आपको जालक शब्द समझ आ गया तो जालक एंथैल्पी भी समझ आ जाएगा।
जालक शब्द आ गया तो जालक एंथैल्पी भी समझ में आ जाएगा। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब है अपने आयनों से, अपने गैसीय आयनों से अपने गैसीय आयनों से एक मूल, अपने गैसीय आयनों से एक मूल ठोस, एक मूल ठोस घनीय जालक बनाने में, अपने गैसीय आयनों से एक मूल ठोस घनीय जालक बनाने में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, उत्सर्जित होने वाली एंथैल्पी का मान क्या कहलाता है? जालक एंथैल्पी कहलाता है। उत्सर्जित होने वाली एंथैल्पी का मान जालक एंथैल्पी कहलाता है। अपने गैसीय आयनों से एक मूल ठोस घनीय जालक बनाने में उत्सर्जित होने वाली एंथैल्पी का मान जालक एंथैल्पी कहलाता है। सही है जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अभिषेक यादव, जो पॉइंट आप बोल रहे हो वो वापस आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, तब डिटेल में समझाएंगे, डोंट वरी। ओके, देखो भाई, जालक एंथैल्पी समझ में आया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जालक एंथैल्पी का मान हम हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक, क्योंकि ये विरचन करने वाली, आयनों से मिलके जालक बनाने वाली एंथैल्पी है। ठीक है, आयनों के कॉम्बिनेशन से जालक बनता है। ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। यस, यहां तक चीजें ठीक है क्या? हां जी, यस, आगे बढ़े, चलो। ओके, अगर जालक एंथैल्पी नेगेटिव है, अगर जालक एंथैल्पी नेगेटिव है तो हमने ये चीज देखी। अब आप एक बात समझो, अब आप एक बात समझो, जो जालक बन रहा है क्या वो आयनों के बीच में बन रहा है? जालक जो बन रहा है क्या वो आयनों के बीच में बन रहा है? तो आयनों के बीच में एक तो कुछ फिक्स दूरी है, आयनों के बीच में एक फिक्स दूरी भी है ना? तो हम बोलेंगे जालक ऊर्जा का जो मान है या जालक एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, जो क्रम बनता है, वो किस चीज पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है चार्ज अपॉन साइज पर। ये निर्भर करता है चार्ज अपॉन साइज पर, मतलब आवेश अपॉन आकार पर। ध्यान से देखो, जालक एंथैल्पी का जो क्रम है वो निर्भर करता है आवेश अपॉन आकार पर। प्लीज ध्यान से देखें, ठीक है? तो कभी भी हम बोलेंगे एक मोल जालक को उसके धनायन और ऋणायन से मिलके बनाने में जालक एक मोल बनना चाहिए, आयन कितने भी हो। जैसे अगर मेरे को MgCl2 के लिए बात करनी होगी तो मैं बोलूंगा Mg+2 है, 2 Cl- है, ये मिलके एक मोल MgCl2 जालक बनेगा। ये मिलके एक मोल MgCl2 जालक बनेगा। तो हम बोलेंगे एक मोल जालक बनाना है, अपने आयनों से मिलके बनाने में जो भी ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसे जालक एंथैल्पी कहते हैं। ये किस चीज पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है आयनों पर लगने वाले आवेश पर अपॉन आयनों के बीच की दूरी पर, आकार पर। ठीक है, आयनों का आकार जिससे उनकी दूरी आती है, और ये चीज अगर चार्ज अपॉन साइज पे निर्भर करती है ये चीज, तो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, लास्ट चीज आज की हमने बोला ये LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। सपोज करो मेरे पास ये 4 यौगिक हैं, 4-5 यौगिक हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे जालक एंथैल्पी का क्रम बताओ।
मैंने आपसे कहा मुझे जालक एंथैल्पी का क्रम बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? जालक एंथैल्पी का क्रम के लिए हम क्या बोलेंगे? सब जगह Cl माइनस तो कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन पार्ट को हटाओ। Cl माइनस तो सभी में कॉमन है, उसे हटाओ। अब बचा गया Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस। ठीक है, सारे धनायन बचे। अब आपको पता है ये सब क्षारीय धातु हैं, क्षारीय धातुओं पे +1 आवेश ही होता है। ठीक है, अगर क्षारीय धातुओं में +1 आवेश होता है, अरे सुन लो भाई, क्षारीय धातुओं पे अगर +1 आवेश होता है, ठीक है, नहीं बेटा Na और Cl नहीं, Mg और Cl भी हो सकते हैं इंद्रजीत, अभी मैंने बताया है। एल्यूमिनियम और Cl भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल NaCl का दिया है। ठीक है, चलो तो ये देखो, सब में अब आप देखेंगे आवेश तो है सेम। आवेश क्या है बेटा सभी में? सेम। अब आपकी जो जालक ऊर्जा है या जालक एंथैल्पी है, वो दो बातों पर निर्भर करती है, आवेश पर और आयनों के आकार पर। आवेश हमारा फिक्स है, आवेश हमारा फिक्स है, तो जालक एंथैल्पी का क्रम केवल आकार पर निर्भर है। अब जालक एंथैल्पी का क्रम केवल आकार पर निर्भर है, वो भी व्युत्क्रमानुपाती। आकार जिसका सबसे छोटा उसकी जालक एंथैल्पी सबसे ज्यादा, आकार जिसका सबसे बड़ा उसकी जालक एंथैल्पी सबसे कम। अगर ऐसी चीज है, अगर ऐसी चीज है तो हम क्या बोलने वाले हैं? आपको यहां पे ये समझ में आ रहा होगा कि आवेश तो है सेम, और अगर मैं आकार की बात करूं तो इन आयनों में ये सारे आयन एक ही वर्ग के हैं, और वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। अगर आकार बढ़ रहा है तो जालक एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि आकार और जालक एंथैल्पी क्या हो गए? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम बोलेंगे LiCl वाले यौगिक की जालक एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl और फिर CHCl। क्योंकि आपको पता है आवेश सेम है, आकार डिफरेंट है, तो आकार के हिसाब से आंसर आ जाएगा। आकार के हिसाब से आंसर आ जाएगा। देखा क्या ध्यान से? समझ आई गई ये वाली बात? हां जी, एक एग्जाम्पल और देखो। यस, एक एग्जाम्पल और देखिएगा। नहीं, अगर हम बात करें ये, मैंने आपको बोला इन दोनों में जालक ऊर्जा का क्या क्रम होगा या जालक एंथैल्पी का क्या क्रम होगा, क्या बताओगे? यस, क्या बताओगे? जल्दी बताना। BeCl2 MgCl2 किसकी जालक एंथैल्पी ज्यादा? जल्दी बता दीजिए प्लीज। यस, तो हमने क्या बोला भाई? देखो, ऋणायन तो दोनों में कॉमन है, आंसर डिपेंड करेगा धनायन पे। धनायन में देखोगे तो आवेश दोनों पे सेम है, आंसर डिपेंड करेगा आकार पे, और आकार आपको पता है वर्ग में नीचे जाने पे बढ़ता है। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम में आकार तो मैग्नीशियम का ही ज्यादा होगा, और जिसका आकार ज्यादा होगा उस यौगिक की जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा क्रम होगी। तो हम बोलेंगे BeCl2 की जालक एंथैल्पी ज्यादा, MgCl2 की जालक एंथैल्पी कम। BeCl2 की जालक एंथैल्पी ज्यादा, MgCl2 की जालक एंथैल्पी कम। आंसर आ जाएगा ये, छोटा आकार ज्यादा जालक एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर है, पक्का? तो भाई इस तरीके से हमने जालक एंथैल्पी की बात करी, क्या होता है ये समझा। आयनिक यौगिक की कोई संरचना नहीं होती, वो सारे ही जालक में होते हैं। अब जालक का क्रम कैसे निकलता है जालक ऊर्जा का, वो आपको सिखाया।
अगली क्लास में जब मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इस पे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और बढ़िया बढ़िया फंडे सीखेंगे और उसके बाद में चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस पे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और बढ़िया फंडे सीखेंगे और आयनिक आबंध को खत्म करके सहसंयोजी आबंध की तरफ चलेंगे। आज जल्दी छोड़ने का मन नहीं था, बट यार ना चैट चल पा रही है ढंग से, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, टेक प्रॉब्लम्स भी आ रही है, कोई बात नहीं, आज क्लास थोड़ी पैकअप जल्दी करते हैं, कल की क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा खींच लेंगे। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।